इंटरनल एनर्जी को बच्चों यू से रिप्रेजेंट करो और ई से। ये क्या होता है? वन सेकेंड। सर आपने कल की रिकॉर्डिंग भी सेट नहीं की। हाँ बेटा, वो कल की रिकॉर्डिंग आज सुबह तक अपलोड हुई है। 6 वीडियो 5 वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं, नेट स्लो हो गया। कल रात को अपलोड हुई, फिर मैं उसके बाद सेंड नहीं कर पाया। आज मैं दोनों कर दूंगा। ओके सर। ओके सर। सो इंटरनल एनर्जी यू क्या होती है? इट इज़ द सम ऑफ टोटल एनर्जी इन द सिस्टम। अब आप मुझे बताओ बच्चों, मैंने कल कहा कि ये सिस्टम है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती हैं? अब ये पार्टिकल्स देखो, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इस एनर्जी का नाम होता है ट्रांसलेशन एनर्जी। क्या नाम होता है बच्चों? ट्रांसलेशनल एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी। ये एनर्जी पढ़नी नहीं है, बस एक बार आपके सामने ये आ रहा है। तो हमने कहा कि ट्रांसलेशन। यस, टेल मी व्हाट आर यू आस्किंग? सर वो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन का ग्राफ बनवाना था, लास्ट में रिवर्सिबल का बनाया था। रिकॉर्डिंग ऑन कर। ठीक है ठीक है, ओके, मैं बता दूंगा सारा। अभी अभी मैं इसके आगे पढ़ता हूँ आज। रिकॉर्डिंग हो रही है, बट बच्चों मुझे पता है रिकॉर्डिंग हो रही है। और ध्यान देना कि आप लोग, मैं जब पूछूं तो उसका जवाब देना। एंड जैसे कि जो रिकॉर्डिंग है वो सही रहे, क्योंकि फिर बहुत सारी नॉइस आ जाती है आप लोगों के ना। ओके सर। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आ सकता है? ट्रांसलेशनल एनर्जी, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, ट्रांसलेशनल। इसके बाद पार्टिकल वाइब्रेट भी करते हैं। वाइब्रेट समझते हो क्या होता है? जैसे ये CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड में भी वाइब्रेशन होता रहता है। बॉन्ड स्ट्रेच होता रहता है इस तरीके से, इस तरीके से। तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है। पार्टिकल्स के अंदर रोटेशनल एनर्जी भी होती है। रोटेशन मतलब एक एक्सिस के थ्रू पार्टिकल रोटेट करता रहता है। इसको मैं इसे दिखा सकता हूँ आपको, एक सेकेंड। जैसे मान लो बच्चों, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई मॉलिक्यूल है, दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? एंड ये मॉलिक्यूल अभी मैंने दिखाया, अब इसको मैंने इसे रोटेट कर दिया। क्या मॉलिक्यूल ऐसे नहीं करते होंगे? बोलो बच्चों, करते होंगे ना? हाँ, तो इसे बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? रोटेशनल एनर्जी। प्लस क्या मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते होंगे? करते होंगे ना? रिपेल भी करते होंगे। तो इसलिए इस सिस्टम के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। तो क्या ये सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है? कर रही है। तो इसलिए मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, BIND, बाइंडिंग एनर्जी, प्लस एंड सो ऑन। फिर लास्ट में लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इतनी सारी एनर्जी है मॉलिक्यूल के अंदर, मैंने सभी एनर्जी को लिख दिया U0। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा गैस पार्टिकल्स की स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो होती है 3/2 nRT। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट। ठीक है ना बच्चों? यहां तक कोई डाउट है किसी को?
नो सर। सभी एनर्जी जितनी सारी एनर्जी थी उसमें सभी के प्लेस मैंने यू नॉट लिख दिया और काइनेटिक एनर्जी को मैंने 3/2 nRT लिख दिया. दैट इज अ टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू बता सकते हैं क्या? द आंसर इज नो. व्हाई? नो सर। क्योंकि इतनी सारी एनर्जी हैं, ट्रांसलेशन, वाइब्रेशनल, रोटेशनल. वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि इसे ये बॉन्ड दिखा ना मैंने, ये बॉन्ड आपको, ये बॉन्ड का बार बार इस तरीके से वाइब्रेट करना. ऐसे बॉन्ड कोई फिक्स नहीं होता बच्चों, ये हार्मोनिक मोशन करता रहता है, ये इस तरीके से वाइब्रेट करता रहता है, इस तरीके से बॉन्ड. समझ रहे हो? ये बॉन्ड बड़े स्ट्रेच होते हैं इस तरीके से. देखो कितना स्ट्रेच बॉन्ड है ये. ऐसा कोई नहीं कि बॉन्ड एक मतलब स्टिक की तरह होता है, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता. तो ये सब बहुत सारी एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल के अंदर. ओके, सो ये एनर्जी अभी देख रहे हो कितनी सारी एनर्जी के सम को मैंने यू नॉट लिख दिया है. यू नॉट की करेक्ट वैल्यू एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए फिर यू की वैल्यू भी एब्सोल्यूट नहीं आ सकती है. तो फिर क्वेश्चन ये है कि फिर हम इंटरनल एनर्जी को पढ़ क्यों रहे हैं जब हम निकाल नहीं सकते? तो है ना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन ये कि क्यों इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे हैं, इतनी सारी एनर्जी का सम है, क्यों पढ़ रहे हैं जब नहीं निकाल सकते? तो क्या चीज? हाँ बोलो. ये फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? दिखाई नहीं दे. ये यस सर, यही लाइन. ट्रांसलेशनल पूरा होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी. ई ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसलेशनल. ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है जो एनर्जी एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में निकाली जाती है, किसी डायरेक्शन में जब निकाली जाती है तो. ठीक है बच्चों, लेकिन मैंने कहा ना कि ये वर्ड बस आपके सामने एक बार आ गए, फिर ये वापस कभी नहीं आएंगे. ठीक है, वो मुझे इंटरनल को डिफाइन करना था, दैट्स वाई. बट इस सब वर्डों से मैं आप को ये कहना चाहता था कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जी. ओके बच्चों, तो मैंने अभी क्या बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी, क्योंकि ये बहुत सी एनर्जी का सम है, तो इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब आंसर हो सकता है क्योंकि हमारे सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं, एक ये कह सकते हैं. दूसरा, एक्चुअली हम एब्सोल्यूट वैल्यू पे इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. वो कैसे? देखना, ये सिस्टम है बच्चों. अब सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम में केमिकल रिएक्शन हो सकती है, वेसल के अंदर जो गैस है वो सिस्टम हो सकता है. ओके, तो ये सिस्टम टेम्परेचर T1 पे है बच्चों. और अगर मैं इसको हीट दे दूं तो क्या इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी. जब बच्चों मैं पूछूं कुछ तब आपको जवाब देना है, और अच्छे से एकदम ना. तो जब एनर्जी बढ़ गई तो उसको हमने नाम दे दिया टेम्परेचर T2. अभी इसकी इंटरनर्जी कुछ U1 होगी बच्चों, बाद में इसकी इंटरनर्जी कुछ U2 होगी. अच्छा बताओ, किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ाओगे तो इनडायरेक्टली उसकी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही है बच्चों. अगर किसी सिस्टम को हीट दोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़नी. पहले मॉलिक्यूल देखो, पहले ये बॉन्ड धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, ऐसे करके देखो, ध्यान देना, ऐसे ऐसे बॉन्ड ये वाइब्रेट कर रहा था ऐसे ऐसे करके. लेकिन जब इसको एनर्जी मिल गई तो ये और तेज वाइब्रेट करने लगा. तो क्या इसकी इंटरनल एनर्जी और नहीं बढ़ गई बच्चों? यस सर. वेरी गुड. हाँ, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई जिसका मैंने नाम लिया U2. अब बट देखो बच्चों, मैं U1 की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकता, U2 नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं U2 माइनस U1 निकाल सकता हूं. और इसी में तो हम इंटरेस्टेड हैं कि हीट चेंज करने से कैसे उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. तो कैसे निकालें? देखो, U1 कैसे होगा,
U1 मैं लिख सकता हूँ U1 इक्वल टू U0 प्लस 3/2 RT1 और N है ना NRT1 और U2 क्या होगा U2 इक्वल टू U0 प्लस 3/2 NRT2। आइडियली मैंने ये मान लिया है कि U0 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सबसे ज़्यादा चेंज आपको पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो सबसे ज़्यादा चेंज जो है वो टेम्परेचर पे आ रहा है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी पे आ रहा है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे T1 की, यहाँ पे T2 कर दी। बच्चों बताओ अगर मैं U2 माइनस U1 लिखूँ तो क्या आएगा, U0 से U0 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 3/2 NR, अंदर क्या बचेगा T2 T1 minus T2. T2 minus T1. हाँ T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू डेल्टा U इक्वल टू 3/2 NR डेल्टा T। नाउ टेल मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0. जीरो। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा 0. 0. अब मुझे बताओ क्या इस फॉर्मूले से आप ये नहीं बता सकते हो कि मैं आपसे कहूँ किसी सिस्टम की एनर्जी, किसी सिस्टम का टेम्परेचर 100 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी, क्या इस फॉर्मूले से बता नहीं सकते बच्चों? Yes sir. Yes sir. किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर कोई रिएक्शन दो टेम्परेचर पे कराई जाए तो क्या उस रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी चेंज क्या, ये भी बता सकते हैं ना हम लोग? Yes sir. हाँ Yes sir. हाँ बस, तो इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरनल एनर्जी, in absolute value of internal energy, but we are very much interested how to find the change in internal energy, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। और इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बात और, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट फंक्शन होता है। इंटरनल एनर्जी इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं, स्टेट फंक्शन वो होते हैं बच्चों जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करते हैं। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। जैसे अगर आप एक प्रोसेस ए से बी लेके जा रहे हो, कोई प्रोसेस, अब प्रोसेस ए से बी लेके जा रहा हूँ, इस लैंग्वेज क्या मतलब है, मान लो मैं किसी सिस्टम की एनर्जी या किसी सिस्टम का टेम्परेचर 100 से 200 कर रहा हूँ, तो दैट इज द प्रोसेस। Change कर रहे हो. हाँ, तो ए से बी जा रहे हो तो जो इंटरनल एनर्जी होती है बच्चों दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली ए एट ए ओनली एंड बी ओनली। जैसे बच्चों आप स्कूल से आपकी छुट्टी हो गई, उसके बाद आप घर गए, उसके बाद आप घर चले गए, तो जो स्कूल का टीचर है वो केवल इस बात पे कंसर्न रख रहा है कि आप स्कूल में हैं, प्रेजेंट हैं कि नहीं, और उसके बाद आप छुट्टी होने के बाद आप घर पे पहुंच गए ही पहुंच गए। लेकिन आप घर कैसे जा रहे हो, आप घर में दोस्तों से मिलते हुए जा रहे हो, रास्ते में शॉप में कुछ काम करते जा रहे हो, कुछ लेके जा रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें केवल इस बात में मतलब है कि यू आर एट द स्कूल एंड छुट्टी के बाद यू शुड बी इन द होम। ओके, बस हमने फ़ोन कर लिया एक बार कि आप घर पहुंच गए, अगर आप पहुंच गए तो बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। यानी कि हमें दो स्टेट पे डिपेंड कर रहा हूं मैं, एक स्कूल पे और दूसरा आपके घर पे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सब बच्चों को? Yes sir. अच्छा। Yes sir. अच्छा, अब मुझे बताओ, ये हमारा स्कूल है और ये होम है। अब एक स्टूडेंट घर बिल्कुल सीधा सीधा चला गया, रास्ते एक जो रास्ता है घर का सीधा सा उससे चला गया। दूसरा स्टूडेंट थोड़ा सा शरारती है, उसने क्या किया, वो घूम फिर के कहीं इधर गया फिर उधर गया, चारों तरफ घूमते घूमते, और कुछ भी बहाना बना देगा कि आज ऑटो नहीं मिला, अगर स्कूल की बस से नहीं जा रहा है तो
या कुछ भी बना के फिर वो उस घर पहुंचा। बताओ किस स्टूडेंट को ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ी? ये स्टूडेंट S1 है और ये स्टूडेंट S2 है। S1 S1 क्योंकि उसने लॉन्ग पाथ लिया ना और बहुत घूम के गया। यस बच्चों? यस सर ओके, तो बताओ जरा एनर्जी, फिर एनर्जी क्या है? एनर्जी पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? पाथ सर इन S1 इट्स पाथ फंक्शन हाँ, देखो मैं कह रहा था कि इंटरनल, देखो क्यू हीट है या एनर्जी है, और मैंने कहा इंटरनर्जी और इंट्रोपी, कल की ये बात याद करो, USHG, ये सारी भी एनर्जी हैं, बट ये एनर्जी किसी न किसी कंडीशन पे डिफाइंड है। जैसे अभी मैंने इंथैल्पी इंटरनर्जी को अभी एक तरीके से मैं और डिफाइन करूंगा, तो ये किसी न किसी कंडीशन पे डिफाइंड है, और ये सारी एनर्जी जो मैंने कल लिखी थी ये सारे स्टेट फंक्शन होते हैं। अगर मुझे इंटरनल एनर्जी चेंज इस पाथ के लिए निकालना होगा तो डेल्टा U इक्वल टू लिख दूंगा मैं UB माइनस UA, और UB माइनस UA वी नो 3/2 NR डेल्टा T, ऐसे निकालूंगा बिकॉज इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन what you are at A and what you are at B। बट क्या मैं पूछूं कि इसमें वर्क कितना हुआ है, क्या मैं डेल्टा W को भी ऐसे ले सकता हूँ क्या? WB माइनस WA कैसे ले सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकते, सर बिकॉज वर्क इज नॉट पाथ फंक्शन। ये डिपेंड करेगा कि आप इस पाथ से गए हैं तो क्या होगा और इस पाथ से गए हैं तो क्या होगा। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी। अच्छा बच्चों, यहाँ मैथ्स वो फिजिक्स मत लगाते ना, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, इतना माइंड यूज नहीं करना अभी, है ना। वर्क एंड एनर्जी आर पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। इसका मतलब क्या बच्चों कि अगर आप छोटा पाथ लोगे तो कम एनर्जी कंज्यूम होगी, और ज़्यादा बड़े पाथ से जाओगे तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। अंडरस्टूड बच्चों? यस हाँ, सर लेकिन इंटरनल एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल एनर्जी ओनली इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है, और हम इनिशियल फाइनल पे ही बता सकते हैं, हम बीच में कहीं डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे इस बात को और अच्छे सीखोगे, तो अभी बस इतना समझ लो, स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। हाँ, और एक बात और याद रखोगे, वर्क और एनर्जी क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। ओके, इसके बाद आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसको भी थोड़ा रिपीट करता हूं मैं। देखो ध्यान से, ये लॉ आप लोगों ने पढ़ लिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ये क्या होता है, मैंने अभी कहा कि दिस इज योर सिस्टम, इसकी इंटरनर्जी क्या बच्चों अभी U1 है। अब बच्चों बताना जरा, हम किस पे इंटरेस्टेड होते हैं? केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि एब्सोल्यूट तो नहीं निकाल सकते। तो अब बताओ बच्चों, अभी बच्चों आपने बताया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज की जा सकती है बाय गिविंग हीट, राइट। एक तरीके से और चेंज कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी, कोई बताएगा कौन सा तरीका है? बाय वर्क। हाँ, बस यही चीज़ें, यही जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है, इनको कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है, बस यही लर्न करना है। अब आप कहोगे सर कैसे चेंज करने से हमको क्या सीखने मिलेगा, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि थर्मोकेमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं। और जब ये समझ में आ जाएगा कि कोई टॉपिक क्यों पढ़ा जा रहा है, बस ये मत समझो कि हमारे सिलेबस में इसलिए पढ़ रहे हैं, दूसरा कोई तरीका समझोगे समझने का कि किस लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ये चैप्टर में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। देखो इंटरनल जो U1 है, अगर इसको मैं हीट Q दे दूं तो इंटरनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। वेरी गुड। तो अभी इसकी इंटरनर्जी U1 थी, मैंने इसको हीट Q दे दिया तो इंटरनर्जी इंक्रीज हुई। बच्चों इस पे हमने वर्क कर दिया W, अब मैं बोल रहा हूँ वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? पॉजिटिव। हाँ, मीन्स इंक्रीज ना। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो गैस कंप्रेस होती है, क्योंकि सराउंडिंग काम करता है ना, तो इसलिए एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अब बताओ इसकी टोटल, अच्छा
अब आप बोलते हो ना स्टेटमेंट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो जो भी आपने वर्क हीट दिया है, जो भी उस पर वर्क किया है, दोनों किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? इंटरनल एनर्जी में। अंडरस्टूड? हाँ जी। क्योंकि बच्चों आप बादाम खाओ, चाहे सब्जी रोटी खाओ, चाहे जो, फाइनली आपकी एनर्जी तो बढ़ाता है। यस या नो? यस सर। हाँ। तो अब बताओ टोटल एनर्जी कितनी हो गई? U1 प्लस Q प्लस W। यस या नो? यस सर। यस इस पूरे को सर। मैंने मान लिया U2। ओके, नाउ टेल मी चेंज क्या आया? U2 माइनस U1 इक्वल टू क्या आया? Q प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। इसी को क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा U Q प्लस W। ओके, और इसको अगर लार्ज चेंज है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और स्मॉल चेंज में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो du इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। तो जब मैंने कल पूछा था आपसे व्हाट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो अब वो जो हम बोलते थे ना बच्चों, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब आप और बड़े हो गए हो, अब आपको ये बताना चाहिए कैसे? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे पूरे वर्ल्ड की चेंज एनर्जी क्या होगी? वो हमेशा किसके बराबर होगी? हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको अगर लैंग्वेज में लिखना हो, क्या बच्चों डिफिकल्ट है लैंग्वेज लिखना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब मैं गिवन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्लस क्यू लिखा हुआ है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बोल रहा हूँ क्योंकि प्लस डब्ल्यू लिखा हुआ है। अगर देखो केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर ऐसे लिखा हो तो कोई पैनिक की जरूरत है क्या? अगर मैं क्यू माइनस डब्ल्यू लिख दूँ तो क्या आप परेशान हो जाओगे? इसमें क्या बोलोगे इसको? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम। हाँ, क्योंकि जब बाय द सिस्टम होगा तो वर्क नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं देखो यहाँ पे क्या लगा दिया? नेगेटिव। और इसको और से समझो, एक न्यूमेरिकल से समझाता हूँ मैं इसको, आपको देखना पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ इसकी कुछ भी पहले इंटरनल होगी, कुछ भी होगी, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर नहीं, वी डोंट केयर, है ना? चलो अब मैं कहूँ कि इस सिस्टम को 5 जूल एनर्जी दे दी गई, तो क्वेश्चन ये है 5 जूल इज द हीट गिवन टू द सिस्टम and 10 joule work done on the system. What is total change in energy? Tell me. 15. Very good. अब मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछता हूँ। If 5 joule is the heat given to the system and जैसे पूछता हूँ if 20 joule heat given to the system and 15 joule work is done by the system, what is change in energy? 5 जूल। अपने आप से माइनस लगा लिया आप लोग, वेरी गुड। तब आंसर क्या आएगा? डेल्टा यू का 5 जूल। बस, तो फॉर्मूले का क्या मतलब यहाँ पर? ये माइनस डब्ल्यू बोलूँ प्लस डब्ल्यू बोलूँ, बस लैंग्वेज चेंज हो रही ना, और तो कुछ नहीं चेंज हो रहा बच्चों। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलोगे और यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम बोलोगे। ठीक है, तो ये आपके इंटरनल के फॉर्मूले के मतलब मीनिंग है। नेक्स्ट, अब देखना ध्यान से। अभी आपने लिखा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा यू। अब बताओ डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बताया गया था? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। नहीं बताया बच्चों ने कल मैंने? यस सर। हाँ, यस सर। यहाँ से क्यू क्या आ गया? पी एक्सटर्नल, या इतना रहने देता हूँ। अब मुझे बताओ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ लिया, लेकिन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को डिफरेंट प्रोसेस की अप्लाई तो करो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं? कोई बता सकता है आइसोकोरिक प्रोसेस? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट आती है। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट। the process which carried out at constant वॉल्यूम volume. वॉल्यूम Very good. The process which carried out constant volume are called isocoric process. Delta V equal to 0 for this process. तो मैं I can write delta U equal to, तो फर्स्ट लॉ में क्या लिखूंगा? डेल्टा W की जगह 0 कर दूं। जब यस सर। चेंज इन वॉल्यूम ही 0 है तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, मतलब वर्क डन भी कितना आ जाएगा? 0। तो W 0 हो गया, यानी डेल्टा U इक्वल टू Q हो गया। अब बच्चों ये मैं क्यों बता रहा हूँ? मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों बताया आइसोकोरिक के लिए? क्योंकि मैंने कल एक बात कही थी आपसे कि केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री दो चीज़ें हैं। थर्मोडायनामिक्स की ज़्यादा स्टडी तो फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में तो बस थोड़ा सा आइडिया लेना था और हमको थर्मोकेमिस्ट्री में करनी है। हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में जाना चाह रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है कि इन सभी चीज़ों को केमिकल रिएक्शन से रिलेट करना है, केमिकल रिएक्शन को सिस्टम मान के चलना है। अब ये जो छोटी सी बात आई ना, इसका मतलब समझना जरा। इसका मतलब ये है, रॉबिन आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लो। जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी आपको आंसर करने हैं। देखो इस छोटी सी बात का क्या मतलब बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन, देखो बच्चों मैं केमिकल रिएक्शन की तरफ आ रहा हूं क्योंकि यहीं से आपको टॉपिक पूरा चेंज होगा आपका। इफ कोई भी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाए, कोई केमिकल रिएक्शन है R से P, R क्या है? रिएक्टेंट, P क्या है? प्रोडक्ट। अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाए तो आपको बच्चों पता है केमिकल रिएक्शन में या तो हीट रिलीज होती है या फिर क्या होती है? एब्जॉर्ब। ये बात तो पता है ना? रिएक्शन दो हो सकती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इजंट इट? यस सर। यस सर। हाँ, और रिएक्शन में हीट, देखो या तो रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं R चेंज इनटू P प्लस Q, मतलब हीट रिलीज हुई, या फिर ऐसे लिखते हैं R चेंज इनटू P माइनस Q, मतलब यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हुई। तो किसी रिएक्शन में हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब की हमें अच्छी नॉलेज होती है। तो रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स ये कह रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो उसमें हीट रिलीज या एब्जॉर्ब, यहाँ पे क्यों क्या है? हीट रिलीज या एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बार बार मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि हमारा एम क्या है? हमारा एम है UHSG। ये जो थर्मोडायनामिक फंक्शन है ना, इनको किसी तरीके से केमिकल रिएक्शन से रिलेट करना। एक बार आप बोलो अपने आप से, हमें इस चैप्टर में क्या करना है? थर्मोडायनामिक फंक्शन को केमिकल रिएक्शन से रिलेट करना है। इस बात को रिपीट करो जल्दी से। वी हैव व्हाट वी हैव टू डू? बच्चों बोलोगे नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। We have to relate thermodynamic functions to thermochemistry. टू केमिकल रिएक्शन। ओके, टू केमिकल रिएक्शन, वेरी गुड। तो एक तो मैंने रिलेट कर दिया। अब देखो कैसे रिलेट किया। मैं आपसे कहूं कि कोई केमिकल रिएक्शन आपने कराई, वो केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मतलब रिएक्टेंट से प्रो जब बन गया तो वॉल्यूम नहीं चेंज होने दिया गया, और उस रिएक्शन में 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई कराने में। तो बताओ उसकी चेंज इन एनर्जी क्या थी? 10 जूल। 10 जूल। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यू कैन फाइंड डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इफ इट इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
बच्चों मेरी बात को समझ गए क्या, यस या नो? क्या मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूं? मैंने क्या बोला? इफ एनी केमिकल रिएक्शन is carried out at constant volume then heat release or absorb is equal to the change in internal energy। और इस बात को मैं लिखता भी हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चैप्टर को समझने के लिए। सो इफ अ केमिकल रिएक्शन carried out at constant volume then heat released or absorbed is equal to change in internal energy। ठीक है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। बच्चों ये पॉइंट समझ गए? यस या नो बोलो फास्ट से, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ओके, यस सर। हाँ अब देखो, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, और एक्शन का मतलब यहाँ पर रिएक्शन है, कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसमें हीट रिलीज या एब्जॉर्ब किस स्टेट फंक्शन के बराबर होगी, या किस थर्मोडायनामिक्स फंक्शन के बराबर होगी? तो इसका जवाब किससे लें? तो इसका आंसर भी किससे पूछेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। भाई जब कोई लॉ होता है, कहते हैं ना हम लोगों को सभी को कानून के हिसाब से चलना है, तो हमारा लॉ क्या है? लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी से पूछेंगे कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन में, कोई केमिकल रिएक्शन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो उसमें हीट कैसे, उसमें जो है हीट रिलीज या एब्जॉर्ब किस स्टेट फंक्शन के बराबर होगी? तो पहले लिखते हैं फर्स्ट लॉ, क्या है? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब बताओ यहाँ से क्यू क्या आ जाएगा? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या बच्चों ने बोला कि कांस्टेंट प्रेशर पे केमिकल रिएक्शन कराना हो, तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोबारिक प्रोसेस। सुना है ना आप लोगों ने? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? विच कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके लिए डेल्टा पी क्या होगा? इक्वल टू 0। यस या नो? यस सर। डेल्टा पी इक्वल टू 0 फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब बताओ फर्स्ट लॉ के एक्सप्रेशन में कहीं पर भी डेल्टा पी है क्या बच्चों? नो सर। तो क्या यहाँ पर कुछ 0 पुट कर सकता हूँ क्या मैं किसी भी प्लेस पे? नो सर। नो सर। ओके, दैट मीन्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मीन्स अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो जो हीट रिलीज है या एब्जॉर्ब है वो यू पी वी तीनों पे डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ भी तो हटा नहीं सकते यहाँ पे। इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पे एक न्यू स्टेट फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो अब हम थर्मोकेमिस्ट्री में आ चुके हैं और न्यू स्टेट फंक्शन क्या है? इंथैल्पी। तो पहले क्या बेटा? व्हाट यू सेड? एट कांस्टेंट प्रेशर द न्यू स्टेट फंक्शन इज इंथैल्पी। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इंथैल्पी। और अभी मैं इंथैल्पी को इससे रिलेट करता हूँ। इंथैल्पी क्या होती है? जैसे इंटरनल एनर्जी आपने डिफाइन किया वैसे इंथैल्पी। और एक बात मैं फिर से कह रहा हूँ, आप यू से स्टार्ट करोगे, एच
एस जी। जब आप जी में पहुंच जाओगे तब दिस चैप्टर विल बी ओवर। ओके, सो इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी देखो, अच्छा, इंटरनल एनर्जी को एक तरीके से डिफाइन कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो पहले लिखा ना आप लोगों ने, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू। तो इसका मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी चेंज हीट के बराबर है, हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंथैल्पी क्या होती है? देखो ध्यान से, ये भी स्टेट फंक्शन है। इट इज टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम या केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरी बात, इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज ए स्टेट फंक्शन। बच्चों थोड़ा सा फोकस रखना अभी थोड़ी देर, है ना। देखो अब मैं इंथैल्पी को लिखने जा रहा हूं एच। अब बताओ इंथैल्पी मैंने क्या बोला बच्चों? कोई रिपीट कर सकता है ये क्या होती है? पहले मैं बोलता हूं उसके बाद आप एक बार रिपीट करना। इंथैल्पी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इंथैल्पी क्यों डिफाइन किया है ये अभी आप समझ जाओगे 1-2 मिनट में, और कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे। बिकॉज हम चाहते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज या एब्जॉर्ब किस स्टेट फंक्शन के बराबर होगी। जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिलीज या एब्जॉर्ब डेल्टा यू के बराबर होती है। तो मैं डिफाइन कर रहा हूं इंथैल्पी क्या होती है। टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कौन डिफाइन करेगा? फास्ट डिफाइन करो। व्हाट इज इंथैल्पी? Total heat That is total heat change of the system at constant pressure. वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ ये किसके बराबर होगी? तो देखो टोटल हीट कांस्टेंट प्रेशर पे किसका फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी का, प्रेशर का और वॉल्यूम का। तो मैं एच को क्या लिखूंगा? यू प्लस पी वी। ये इंथैल्पी का फंक्शन होता है, ये इंथैल्पी का मैथमेटिकल रिलेशन होता है। अब आप ये मुझसे मत कहना ये कहाँ से आया, क्यों? इसका डेरिवेशन तो आप पीएचडी भी कर लोगे तो शायद आपको ना पढ़ने को मिले, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि मैंने इस फंक्शन को ऐसे क्यों लिखा है। नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि हीट कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के, प्रेशर के, वॉल्यूम के। तो मैंने एच क्या लिखा? इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ यू पी वी। बच्चों अंडरस्टूड? Yes, sir. लेकिन इसमें P एक्सटर्नल है। ये P इज कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे हम टोटल कांस्टेंट प्रेशर ले सकते हैं, क्योंकि अगर रिवर्सिबल है तो P एक्सटर्नल इक्वल टू P इंटरनल, क्योंकि उसमें रिवर्सिबल में बैलेंस रहता है फोर्स बाहर का और अंदर का। ठीक है, तो ये प्रेशर। यहाँ पे डेल्टा कहाँ पर गए? क्या बेटा? अच्छा हाँ, अभी मैं आता हूँ ना। अभी तो मैंने बोला कि इंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ यू पी एंड वी। अभी डेल्टा आपका आता है। पहले एक दो लाइन के जवाब, एक दो बातें बताओ मुझे, फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि यू इंटरनल एनर्जी जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या इंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हो? बोलो। नो सर। इसका भी क्या निकाल सकते हो? चेंज। क्या निकाल सकते हो? चेंज निकाल सकते हैं। वेरी गुड। तो देखो इसको पूरा हटा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। तो चेंज करते हैं तो मान लिया कि पहले टोटल हीट कांस्टेंट प्रेशर पे H1 थी और इंटरनल एनर्जी U1 थी और प्रेशर और वॉल्यूम V1 था। बाद में हीट H2 हो गई कांस्टेंट प्रेशर पे, इंटरनल एनर्जी U2 हो गई और P V2 हो गया। अब बच्चों मैंने P को क्यों नहीं चेंज किया? प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर है। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर डिफाइंड है।
और जब चेंज निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल होता है। फाइनल माइनस। हाँ, तो H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 P V2 माइनस V1। तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा H डेल्टा U P डेल्टा V। आ गया डेल्टा। यस सर। अब बच्चों बताना, बिना बता डेल्टा वाली यूज करके ही निकाला है, बट क्या, ये डेल्टा तो हमने बिना डेल्टा वाली इक्वेशन यूज करके ही निकाला है ना। हाँ वहां पर भी मैं डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकता था, तो मुझे जो इजी पड़ा आपको बताना उसे बता दिया मैंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब ये वैल्यू क्या है, ये क्यू है, तो क्या मैं इसके प्लेस पे क्यू पुट कर सकता हूँ फर्स्ट लॉ से, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू क्यू, यस या नो। यस सर। तो जो अभी आपने पढ़ा है उसका कंक्लूजन निकालते हैं। एक तो आपने ये पढ़ा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, और एक आपने ये पढ़ लिया डेल्टा एच इक्वल टू क्यू। क्या समझे दोनों में, ये कब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये कब होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी, बस यहाँ से चैप्टर आगे बढ़ेगा और बहुत समझने वाला चैप्टर बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको सब बताऊं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क डन, एडियाबैटिक वर्क डन, बहुत सारी चीज़ें हैं थर्मोडायनामिक्स में इसमें। लेकिन एक भी क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में बैक क्वेश्चन नहीं दे रखा है। क्यों, सारे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है जो मैंने अभी बताया आपको। अब इस पर कैसे क्वेश्चन होंगे, अभी लेक्चर का ये फर्स्ट लेक्चर है जो हम लोग अब अप्लाई कर पाएंगे थोड़ा बहुत। इसके आगे जब लेक्चर लूँगा तो आपको और समझ में आ जाएगा कि हाँ एक्चुअली में हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी का कंक्लूजन क्या है, अब बस मैं लास्ट बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को 10 बार रिपीट कर चुका हूँ। है बहुत छोटी बात, लेकिन कुछ समझाना है इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो उसमें हीट रिलीज या एब्जॉर्ब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, और अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसमें हीट रिलीज या एब्जॉर्ब किसके बराबर होती है, इंथैल्पी के। और इंथैल्पी को आपने पढ़ा था उसमें, किसमें, इस कौन सा चैप्टर था वो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, है ना। तो अब इसकी इंथैल्पी डेफिनेशन समझ में आई है कि ये टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे ही होती हैं। तो ये इंथैल्पी है। अब एक चीज बताओ मुझे, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है बच्चों, तो क्या केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट रहते हैं क्या, क्या रिएक्टेंट के मोल्स हमेशा प्रोडक्ट के मोल्स के बराबर रहते हैं, नहीं। तो इस फॉर्मूले को और अच्छा बनाने के लिए हम इसको मोल के टर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, वी नो पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कौन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड। अब मैं इसमें वॉल्यूम चेंज करूंगा और मोल चेंज करूंगा, लेट कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वी आई कैन राइट पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। मान लिया केमिकल रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और अब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, और मोल चेंज हो रहे हैं डेल्टा एन जी आर टी। तो मैं इस फॉर्म लिख सकता हूँ डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी क्यों लगाया मैंने, देखो ध्यान से, डेल्टा एन जी का मतलब यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट।
अब मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट में सॉलिड बन जाए तो क्या, देखो क्या एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा क्या सॉलिड या लिक्विड बनने से? नहीं ना। एक्सपेंशन या कंप्रेशन कब होता है? गैस के बनने से। इसलिए यहाँ पर डेल्टा एन जी केवल गैस का लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और ये फार्मूला केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना। जैसे मैं कहूँ आपसे, कोई केमिकल रिएक्शन है, ए गैस चेंज इनटू बी गैस प्लस सी गैस, बताओ इस केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एन जी की क्या वैल्यू आएगी? तो बताओ प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं गैस में? इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, कितने मोल्स हैं? 2 2। और रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? 1। 1 तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? 1। इस तरह डेल्टा एन जी निकालना है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की जगह 1 पुट कर देंगे इस तरीके से। सर मुझे ऊपर दोबारा बताना। ये डेल्टा एन जी कैसे निकालना है? दैट इज हाँ सर। अब जैसे मान लो एक दूसरा रिएक्शन लिख के बताता हूँ आपको, बस ये लास्ट है, कल हम इसी के आगे स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं। तो CH4 प्लस 2O2 गैस चेंज इनटू 2CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। बेटा ये म्यूट कर लो अपने आप को, बच्चों को रिमूव कर दूंगा मैं परमानेंटली। कौन बच्चे जो सॉन्ग सुना रहा है? 1 सेकेंड। अभी मैं बात करता हूँ क्लास के बाद इससे। ओके बच्चों, ये लिक्विड है, बताओ जरा मुझे यहाँ पे डेल्टा एन जी की क्या वैल्यू आएगी? बताओ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कितने गैस के पार्टिकल्स हैं? 3 हैं। ये वाटर तो लिक्विड में है ना? 1 हाँ 1। और रिएक्टर में कितने गैस के पार्टिकल्स हैं? 2 2 क्यों? 3 है ना? 3। कितना आंसर आ गया? -2। -2 जिस बच्चे ने भी पूछा था समझ में आया उसको? यस सर। हाँ ओके। सो आज की क्लास सर मंडे तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? थर्मोडायनामिक्स का तो पूरा होना मुश्किल है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर है? यस सर, वो तो है। हाँ, तो टेस्ट में अधिकतर क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के ही होंगे। बच्चों जिसका भी ये माइक ऑन हुआ था, जिसे सॉन्ग थोड़ा सा आया था, उसका नाम क्या है? सर वो हमारी क्लास सर वो हमारी क्लास में नहीं है। सर वो बीच में घुस जाता है। वो अच्छा, हर क्लास में ऐसा ही करता है। ये किस क्लास का स्टूडेंट है? सर पता नहीं, कोई शायद आईडी पासवर्ड फॉरवर्ड करता है। अच्छा सर उसका नाम था डीजे विनोद। हाँ सर ये फिजिक्स क्लास में भी ऐसे ही ज्वाइन करता है। अच्छा, चल ठीक है बच्चों, देखता हूँ मैं इसको कल। ओके, सो अभी मेरी दूसरी क्लास है।